हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग एमएमई 1 में 2023 से 2024 तक का जो सेशन है उसके लिए जो पेपर लिया गया था उस पेपर के थर्ड क्लास में है। और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 13 तक। तो क्वेश्चन नंबर 9 के ए में क्या है, एक नज़र जरा क्वेश्चन को देख लें। 9 का ए, लेट अल्फा एंड बीटा be positive constant, find limit x tending to 0 plus and this one is the function। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसकी लिमिट निकालनी है। चलो करते हैं। पहले लिख देते हैं लिमिट, ये बस इतना दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा जो है वो पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। 1 माइनस 1 प्लस एक्स टू द पावर अल्फा टू द पावर माइनस बीटा अपॉन एक्स। तो चलो इस टाइप के क्वेश्चन को पुट करने के लिए हम लोग पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। तो इसमें आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और हर जगह पुट कर देंगे x की जगह पे 0 प्लस एच, यानी कि h टू द पावर अल्फा और होल टू द पावर माइनस बीटा अपॉन में h। तो चलो इसको करते हैं। इसका जरा फॉर्म पहचानो तो कि कौन से फॉर्म का है। h 0 डालेंगे तो अंदर में आ जाएगा 1 प्लस 0 टू द पावर में माइनस बीटा 1 माइनस बाई h 0 तो 0। ये आ गया 1 माइनस 1 बाई 0, यानी 0 बाई 0 का फॉर्म है। ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, तो इस पे कौन सा लगेगा, यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल। यूजिंग एल हॉपिटल्स रूल तो इसको अलग, ऊपर वाले को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाले को अलग करेंगे। 1 का 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस बीटा हो गया, 1 प्लस एच टू द पावर अल्फा टू द पावर माइनस बीटा माइनस 1। और फिर अंदर का करेंगे तो अल्फा एच टू द पावर अल्फा माइनस 1 और नीचे में एच का 1। अब देखो अब इसका फॉर्म जरा पहचानो। तो ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 अल्फा बीटा 1 प्लस एच टू द पावर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। इससे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि 1 प्लस 0 1 हो जाएगा और 1 टू द पावर एनीथिंग इज 1। तो ये जो येलो में मैंने शेड किया ये तो 1 रहने वाला है। फर्क इससे पड़ने वाला है कि ये पावर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो h ऊपर रहेगा तो लिमिट 0 हो जाएगी, अगर नेगेटिव होगा तो h नीचे चलाएगा जिसकी वजह से लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो सब कुछ अब इस अल्फा माइनस 1 पे डिपेंड करता है। तो केस 1, इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर 1 ही मान लो तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, l की लिमिट जो निकाल रहे हैं हम लोग वैल्यू, अल्फा बीटा, ये तो खैर 1 हो चुका है, 1 प्लस एच टू द पावर अल्फा माइनस बीटा, ये तो 1 हो ही जाएगा। और ये हो जाएगा h टू द पावर 0 जो कि 1, तो लिमिट आ जाएगी अल्फा बीटा। केस 2, इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1, तो फिर l की वैल्यू आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 अल्फा बीटा और 1 प्लस एच, इससे तो कोई नुकसान है ही नहीं। और h का पावर पॉजिटिव है तो ये चीज़ न्यूमरेटर में रह जाएगी, जिसकी वजह से h जब 0 डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0। केस 3, इफ अल्फा इज लेस देन 1 तो पावर नेगेटिव होने वाला है बच्चे। लिमिट h टेंडिंग टू 0 अल्फा बीटा 1 प्लस एच टू द पावर अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, तो नीचे में कर देंगे h टू द पावर 1 माइनस अल्फा। अब नीचे में h होने की वजह से क्या हो जाएगा, 1 बाई 0 इन्फिनिटी। तो लिमिट की वैल्यू 3 निकल करके अल्फा बीटा भी हो सकती है, 0 भी और इन्फिनिटी भी। क्लियर? तो ये सब केसेस वाले इस टाइप का क्वेश्चन आपको चैप्टर 7 में भी करवाया हुआ है मैंने, तो उसी टाइप का ये क्वेश्चन। अब देखो जरा 9 का बी,
It is estimated that t years from now the population of a certain town will be. Population का ये दिया हुआ है कि t years बाद इतना population हो जाएगा. Use differential to estimate the amount by which population will increase during the next 6 months. अब देखो population जो है वो year wise दे रखा है और पूछा क्या है इन्होंने, next 6 month का पूछा है. तो देखो सबसे पहले population का आप लिखो ft is equal to 40 minus 8 upon t plus 2. ये population model है. अब population जो मेजर होगा वो मिलियन में होगा और t इन ईयर्स है. अब ध्यान दो, from now that is t is equal to 0, t is equal to 0 to t is equal to 6 month. 6 month का मतलब है 0.5 years. 6 month का मतलब क्या होता है 0.5 years. तो t is equal to 0, t is equal to 0.5, यहाँ तक चलना है. तो ये सीधा निकल जाएगा f of, ये ft दे रखा है पॉपुलेशन. अब इस पे ना यूजिंग डिफरेंशियल, इसका मतलब है डेल टी. चेंज इन टाइम जो है t इज इक्वल टू 0 से 6 मंथ का टाइम चेंज जो है वो टाइम पीरियड 6 मंथ है. 6 मंथ को हम लोग लिखेंगे 0.5 ईयर्स. अब यूजिंग डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा काम करता है. यूजिंग डिफरेंशियल, ये जो है ft इसको लिखेंगे डेल f, बस d की जगह डेल डेल लगाते चलते हैं. 40 का तो 0 हो जाएगा माइनस, और 8 है और अपॉन में t प्लस 2 का होल स्क्वायर, और फिर t प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन जैसा करेंगे तो डेल्टा t और 2 का हो जाएगा 0. यानी चेंज इन पॉपुलेशन निकल जाएगा. अगर हमारे पास करंट पॉपुलेशन है तो t की वैल्यू डाल देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 0.5. ठीक है. अब इनिशियल पॉपुलेशन के लिए फॉर t इज इक्वल टू 0, f0 कितना है उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा ना, इनिशियल वाला. तो f0 क्यों पुट करना पड़ेगा, सीधा t0 हम लोग उसी पे रह करके मेजर कर रहे हैं ना नेक्स्ट 6 मंथ के लिए. तो -8 0 यहाँ से रह करके चेंज नोटिस कर रहे हैं, इसलिए t की वैल्यू 0 डालेंगे. अगर 5 साल बाद नोटिस कर रहे होते हैं तो t की वैल्यू 5 डालते नेक्स्ट 6 मंथ के लिए. तो ये हो गया -8 इंटू 5/10, नीचे में आ गया 4, 4 से गया 2, 5 2 जा 10, -1. यानी और माइनस होगा या प्लस होगा, अच्छा एक मिनट, माइनस तो पहले से था ना तो ये प्लस नहीं हो जाएगा. देखो ये माइनस पहले से था और फिर 1, एक मिनट यहीं पे प्लस हो जाएगा, यहाँ दिखलाना चाहिए मुझे. ये माइनस पहले से दिया हुआ था तो 1/t प्लस 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, -1/t प्लस 2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो हर जगह आपको प्लस कर देना चाहिए. तो ये आ गया प्लस, यानी f विल इंक्रीज बाय 1 के साथ क्या लगाएंगे 1 मिलियन, क्योंकि पॉपुलेशन मिलियन में मेजर हो रहा है. तो 6 महीने में जो है वो 1 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा. क्लियर. ये था हमारा क्वेश्चन 9b. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. तो देख रहे हो हर जगह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हर जगह से. 10 के ए में कुछ गलती लग रहा है मुझे. शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब. ठीक है, एक कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एट एनी पॉइंट meets the curve again at point z where the slope is 4 times the slope at c cube. तो उससे c का क्या मतलब है ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रखा है कि whether the point z is itself c या c क्यूब क्या है, इसका हमें समझना पड़ेगा. ठीक है, सॉल्यूशन में तो पता नहीं क्या कर रखा है, उसका तो कोई सिर पैर है नहीं, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं क्लियर हो रहा है यहाँ पर. हम आपको समझा देते हैं कि क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन है y is equal to x cube is a, y is equal to x cube is a, मतलब ग्राफ है. ग्राफ तो सबको पता ही है x क्यूब का, लाइक दिस.
एंड लाइक दिस। इस पे एक टेंजेंट बना रहे हैं। सपोज करो टेंजेंट कहाँ बन रहा है, क्वेश्चन में एट एनी पॉइंट मीट्स द कर्व अगेन। मान लो यहाँ का टेंजेंट जा रहा है, मीट्स द कर्व अगेन, ये है पॉइंट जेड। साफ साफ मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट जेड वेयर द स्लोप इज 4 times द स्लोप एट सी क्यूब। तो इस पे स्लोप निकालना है जेड पे, जो कि 4 times होगा सी क्यूब पे। ठीक है, तो देखो जरा। तो सबसे पहले हम लोग कोई एक पॉइंट ले लेंगे। अब सी क्यूब कहाँ है ये नहीं पता लग रहा है, पॉइंट तो खैर ठीक है, ये ले लेते हैं एक्स नॉट। तो वाई इज इक्वल टू है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स नॉट क्यूब। तो टेंजेंट के लिए वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3x²। तो एट एक्स नॉट वाई नॉट डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, 3x02। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, टेंजेंट इज y माइनस वाई नॉट का मतलब हो गया एक्स नॉट क्यूब इज इक्वल टू 3x02 x माइनस एक्स नॉट। तो टेंजेंट इज y माइनस एक्स नॉट क्यूब इज इक्वल टू 3x02 x माइनस 3x0 क्यूब। तो y इज इक्वल टू आ गया 3x02 x माइनस से उधर जाएगा प्लस, तो बच जाएगा 2x0 क्यूब। ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन। अब इट मीट्स द कर्व अगेन, it meets the curve again at point z। z को अभी हम लोग फॉर द टाइम बिंग मान लेते हैं अल्फा और अल्फा क्यूब। अल्फा और अल्फा क्यूब पे मिल रहा है, तो ये तो टेंजेंट की इक्वेशन है। अब टेंजेंट को सॉल्व करेंगे किसके साथ, कर्व पे अल्फा और अल्फा क्यूब हो गया। तो पुटिंग अल्फा एंड अल्फा क्यूब इन टेंजेंट, तब हमें मिलेगी वी गेट अल्फा, तब हमें पॉइंट मिल जाएगा अल्फा अल्फा क्यूब, दैट इज जेड पॉइंट हमें मिल जाएगा। तब ना उस पर स्लोप निकालेंगे। तो यहाँ ध्यान दो, अल्फा और अल्फा क्यूब को पुट करेंगे किस में, टेंजेंट में। तो वाई की जगह पे अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 3x02 अल्फा माइनस 2x0 क्यूब। अब यहाँ यहीं पर आकर के प्रॉब्लम फंसता है, 3x02 अल्फा प्लस 2x0 क्यूब इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अल्फा कैसे सॉल्व करके लिखें, क्यूबिक इक्वेशन है, सॉल्व तो ऐसे होगा नहीं जब तक x0 की वैल्यू नहीं गिवन होगी, है ना। अल्फा की वैल्यू आएगी नहीं तो जेड पॉइंट आएगा नहीं, तो फिर स्लोप कैसे निकालेंगे हम जेड का। स्लोप एट जेड जो है वो हो जाएगा 3α²। ठीक है, लेकिन अब एट सी और क्या है, एट सी और सी क्यूब पे जो स्लोप है वो हो जाएगा 3c²। तो ये बताना है कि 3c² का ये 4 टाइम्स है। अब ये कैसे हम लोग करें, ये क्लियर नहीं हो रहा। तो क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लैकिंग है, कुछ इन्फॉर्मेशन गायब है। आप घबराए नहीं बच्चे, एग्जाम में अगर आएगा तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें कनेक्टिविटी बनाने के लिए होगा कि ये सी और सी क्यूब कहाँ है, और उस पॉइंट का भी जिक्र होगा, या फिर ये पॉइंट गिवन होगा, या फिर ये पॉइंट गिवन होगा, या फिर कोई मान लो सी अगर पॉइंट यहाँ है, सी और सी क्यूब सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है, तो ये सब तीनों पॉइंट में से कोई ना कोई एक पॉइंट गिवन होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं होगा। सब कुछ अननोन में कैसे होगा, कुछ ना कुछ तो गिवन होना चाहिए। ठीक है, और कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से तो इस क्वेश्चन को हम लोग यही लीव करते हैं, जैसा इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसके हिसाब से फिर हम लोग करेंगे। तो इसको इतना ही पे रहने देते हैं, लेकिन मैंने समझा दिया कि क्या क्या आ सकता है। अब अगर स्लोप दिया होता तो स्लोप को सॉल्व करें कर्व के साथ, तभी तो जेड मिलेगा। कर्व के साथ सॉल्व करने का मतलब है कि ये जो कर्व पे लाई कर रहा है इसको टेंजेंट में डाल दिया हमने, उसको भी सॉल्व करना ही कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा, निकलेगा तो जरूर, लेकिन x0 गिवन होगा तभी तो निकलेगा ना किस पॉइंट पे टेंजेंट है। इसमें लिख दिया एट एनी पॉइंट। अच्छा, अगर एट एनी पॉइंट बोल रहा है तो हम लोग क्या 1 1 ले सकते हैं, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, सिंस x0 may be
क्योंकि एक पॉइंट तो हमें पता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब में 1 1 होता है ना, एक पॉइंट तो पता ही है। एनी पॉइंट, जबरदस्ती का काम, ये इसको जबरदस्ती का काम कहते हैं। देन लेट एक्स नॉट इज इक्वल टू 1, देन हमारे पास आ जाएगा, इस वाले इक्वेशन में डाल दो। देन पुटिंग इन 2, एक्स नॉट की जगह पे 1 डाल देंगे तो अल्फा क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, ये हमने पढ़ रखा है। 1 माइनस 3 और प्लस 2, अल्फा इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2 ये हो जाएगा 0। सो अल्फा इज इक्वल टू 1 इज द 1 वैल्यू। अल्फा इज 1 वैल्यू, तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट जेड इज 1 और 1 का क्यूब 1। यानी अगर वो पॉइंट अगर हम लोग 1 1 लेते हैं तो जेड भी 1 1 ही आएगा। मतलब ये ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं कि अगर ये 1 1 है तो इस पे जो टेंजेंट बनाओगे वो भी 1 1 पे ही मिट करेगा। तो यहाँ पर स्लोप कितना आ रहा है, स्लोप एट जेड इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर यानी 3, और स्लोप एट सी, फिर से क्वेश्चन आकर के वहीं फंसता है कि सी है क्या, सी है क्या, सी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे कि 4 टाइम्स है, उसका मतलब सी पे स्लोप 12 आना चाहिए, ये कैसे प्रूव होगा। क्वेश्चन को यही छोड़ते हैं और मेरे ख्याल से क्वेश्चन यही खत्म होता है, ये 1 लेट करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे आप इसको छोड़ दो। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी जरा देखना। If f and g are continuous function in a b intervals such that f is greater than ga, fb is less than gb, उल्टा दे रखा है, fa जो है वो ga से बड़ा है और fb जो है वो gb से क्या है, छोटा है। Prove the existence of c within a b such that fc is equal to gc। तो दो फंक्शन के डिफरेंस को एक नया फंक्शन मान लेंगे और क्या करेंगे। नहीं आई बात समझ में, गिवन है हमें, क्या गिवन है कि एफ ए इज ग्रेटर देन जी ए और एफ बी इज ग्रेटर देन जी बी। तो लेट कर लो ना, लेट एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स और एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी। अब एच ए निकालोगे तो ये आ जाएगा एफ ए माइनस जी ए, एफ ए बड़ा है जी ए से तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, और एच बी निकालोगे तो एफ बी माइनस जी बी, एफ बी छोटा है तो ये आ जाएगा नेगेटिव। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात हो गई, सो बाय आई विथ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम एच विल हैव एग्जैक्टली 1 रूट बिटवीन, एग्जैक्टली नहीं एटलीस्ट, अरे यार पेन चल जा, एटलीस्ट 1 रूट बिटवीन ए एंड, एक मिनट, बिटवीन ए एंड बी, दैट इज एच सी विल बी इक्वल टू 0, दैट इज एफ सी माइनस जी सी विल बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि एफ सी इज इक्वल टू जी सी। था ना इजी। बस एक चीज ध्यान देना कि दो फंक्शन दिया होगा तो दोनों का डिफरेंस लेना, ऐसा एक और क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। तो ये 10b के साथ सेक्शन बी कंप्लीट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए होंगे, करना होगा हमें 2, लेकिन अभी तो हम लोग करेंगे तीनों के तीनों क्वेश्चन। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 11a, यार 11a जरा देखें 11a में क्या है। फाइंड द थर्ड डिग्री टेलर फॉर्मूला फॉर ln 1 प्लस एक्स, यानी फंक्शन है ln 1 प्लस एक्स और इसके लिए हमें थर्ड डिग्री का टेलर फॉर्मूला निकालना है। यूज दिस टू अप्रोक्सीमेट ln 1.1, वो तो बाद में 1.1 पुट कर देंगे। एस्टिमेट द अपर बाउंड
टू द एरर R3x, मतलब R3x भी निकालना है। चलो करते हैं। तो सबसे पहले fx क्या है हमारे पास, ln 1 प्लस एक्स है, और 3 डिग्री का जो पॉलिनोमियल निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, fx इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश एट ए एक्स माइनस ए का होल क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस R3, मतलब 3rd डिग्री के बाद जो बच गया वो सब R3 में आ गया। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, अब इसको 1 मान लेते हैं, पुट करेंगे सारी वैल्यूज़। तो x इज इक्वल टू है 1.1, ln 1.1 निकालना है, और 1.1 किसके क्लोज है, कौन से इंटीजर के क्लोज है, 1 के क्लोज है, इसलिए लेट a इज इक्वल टू 1 एज 1.1 इज वेरी क्लोज टू इंटीजर 1, इसलिए हमने a की जगह पे 1 लिया है। अब fx इज इक्वल टू है ln 1 प्लस एक्स, तो f डैश x निकालेंगे तो 1/1 प्लस एक्स, और साथ ही साथ आप ये भी निकालते चलो ना, f1 ln 2 आ जाएगा, ln 1 प्लस एक्स है। अच्छा क्वेश्चन जरा देखना, क्या अबाउट जीरो बोला हुआ है, शायद जीरो, एट जीरो, जीरो बोला हुआ है, इसलिए हमें अपनी मर्जी से 1 नहीं लेना। ठीक है, तो इस पार्ट को अभी हम लोग स्किप करते हैं। एट a इज इक्वल टू 0 गिवन है, लेट नहीं करना। तो अब हम लोग सब कुछ 0 पे निकालेंगे, तो f0 इज इक्वल टू ln 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, f डैश 0 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 0 इज 1, फिर निकालना f डबल डैश x माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक मिनट, फिर f ट्रिपल डैश निकालेंगे, यह आ जाएगा -2 यानी कि प्लस 2/1 प्लस एक्स का क्यूब, 4th डेरिवेटिव भी चाहिए होगा रिमाइंडर के लिए, तो -6/1 प्लस एक्स का 4। अब देखो जरा, इन सब की वैल्यूज हमें चाहिए कहाँ पर, 0 पे चाहिए, तो f डबल डैश 0 इज -1, f ट्रिपल डैश 0 इज 2, और f 4th डेरिवेटिव एट c चाहिए होगा, यह आ जाएगा -6/1 प्लस c टू द पावर 4। रिमाइंडर में हम लोग a नहीं डालते, c डालते हैं, फिर c लाइज बिटवीन 0 टू x, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे टेलर पॉलिनोमियल में 1 में, सारे आ चुके हैं। तो fx इज इक्वल टू fa इज हाउ मच, f0 इज 0 प्लस f डैश a यानी कि 1, x माइनस a यानी कि x माइनस 0 प्लस f डबल डैश 0 माइनस x माइनस 0 स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस f ट्रिपल डैश 0 इज 2, x माइनस 0 का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, और वो फैक्टोरियल 4 वाला नहीं आएगा, वो तो रिमाइंडर में जाएगा। तो fx इज इक्वल टू आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2/6 आ जाएगा, 2/6 इज 1/3, x क्यूब बाई 3। अब इसमें पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू, अच्छा fx था हमारा ln 1 प्लस एक्स, और हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड ln 1.1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ln 1 प्लस 0.1, एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू 0, इसलिए a 0 लिया था। समझ में आ गई बात। सो a इज इक्वल टू 0, इस पर हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये तो 1 के बाद जो बचेगा उसको x ले रहे हैं ना फंक्शन में, 1 के बाद जो बच रहा है उसको x ले रहे हैं। पहले हम लोग गलती कर रहे थे, 1.1 ले रहे थे, तो 1.1 तो 1 के क्लोज होता है, उस हिसाब से तो वो सही होना चाहिए था, लेकिन फंक्शन में 1 प्लस एक्स है, ln x नहीं है, तो 1 प्लस एक्स के हिसाब से 1 प्लस 0.1 बनेगा, 0.1 इज़ वेरी क्लोज टू 0, इसलिए हम लोग a की वैल्यू 0 लेंगे। तो अब हम लोग सब कुछ इसमें पुट करते हैं,
तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी, तो पुट कर देंगे एफ एक्स यानी ln 1 प्लस 0.1 यानी कि पुट x इज इक्वल टू 0.1, तो 0.1 माइनस 0.1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 0.1 का क्यूब बाई 3, इसको आप अपना सॉल्व करके निकाल लो, वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब रही एरर की बात, एरर को बच्चे बोलते हैं R3, R3 हो जाता है f फोर्थ डेरिवेटिव एट c फिर x माइनस 0 का फोर्थ बाई 4 फैक्टोरियल, और एब्सोल्यूट एरर टर्म्स में देखते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू डालेंगे। फोर्थ डेरिवेटिव ये रहा बच्चे, और c पे निकाला भी हुआ है -6/1 प्लस सी टू द पावर 4, तो ये आ जाएगा -6/1 प्लस सी टू द पावर 4 x टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा -6 बाई वेयर c lies between 0 and x is 0.1। अब मुझे बताओ कि अगर मैक्सिमम एरर पूछा है या मिनिमम एरर पूछा है, मैक्सिमम एरर पूछा है ना, तो मैक्सिमम एरर के लिए तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, मिनिमम वैल्यू c की जगह पे, और मिनिमम वैल्यू 0 होगी, इसलिए हम लोग पुट करने वाले हैं 0, तो 1 प्लस 0 टू द पावर 4 डिनोमिनेटर में, इसलिए 0 पुट कर रहे हैं, न्यूमरेटर में होता तो 0.1 पुट करते, और x की वैल्यू तो 0.1 ही है, टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल, 4 कितना हो जाता है, 4 3 जा 12 2 जा 24। अब इसको सॉल्व कर दो आप पूरा, तो ये तो 1 ही है, 6 4 जा आ गया, माइनस का प्लस हो गया, 0.1 यानी कि 1 बाय कितना, 0.1 का पावर 4, तो ये इतना आ गया 4000। पूरा सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा लगभग 0.000025, ये आ गया अपर बाउंड ऑफ द एरर। ठीक है, अब अगर मोर एक्यूरेट वैल्यू बोलता है तो आप निकाल सकते हो, इसी को एक बार इसमें क्या करोगे, मोर एक्यूरेट वैल्यू तो पूछा नहीं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पूछा है, तो दिस विल बी द आंसर। अब जो आंसर आएगा दिस इज द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, और अगर इसमें आप प्लस माइनस कर दोगे तो ये रेंज निकल जाएगा, इतने से इतने के बीच में ये वैल्यू लाई करना चाहिए, लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलेगा तो हम सीधा ये निकालेंगे, टेलर पॉलिनोमियल। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 का बी, देख लो जरा एक नजर। 11 का बी, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स हैज एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट एट 0 0 बट एफ डबल डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, यानी फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, इस फंक्शन को तोड़ेंगे बच्चे, टूटेगा फंक्शन किसके अबाउट, 0 के अबाउट, तो ये x इंटू माइनस एक्स में टूटेगा अगर x लेस देन 0 आता है, और x इंटू प्लस एक्स में टूटेगा अगर x ग्रेटर देन 0 आता है। इक्वल टू भी दोनों जगह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अगर x इज नेगेटिव, और प्लस एक्स स्क्वायर अगर x इज पॉजिटिव। तो इधर क्या आ गया, नेगेटिव आ रहा है हमेशा, तो इधर होगा कॉनकेव, इधर आ जाएगा कॉन्वेक्स, कॉनकेव और कॉन्वेक्स आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 0 इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट, क्योंकि उस पे चेंज हो रहा है। ठीक है, बट एफ डबल डैश कैसे एग्जिस्ट करेगा, एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन का तो होता ही नहीं है ना डिफ्रेंसिएशन, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, आप अगर देखना भी चाहोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2x, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू +2x, और फिर मतलब डैश है, एफ डबल डैश एक्स दोनों इंटरवल में डबल एक्स -2, और एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा +2। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन का तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमें शो नहीं करना था, बट एफ डबल डैश एक्स 0 डज नॉट एग्जिस्ट, ड्रॉ द ग्राफ। तो यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपका डेरिवेटिव से नहीं आएगा, आपको ग्राफ ड्रॉ करके बताना है, तो ग्राफ ड्रॉ करोगे
तो 0 के पहले माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस, और 0 के बाद एक्स स्क्वायर का ग्राफ लाइक दिस। एक्स स्क्वायर का ये होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का ये होता है। क्लियर? तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पर कॉन्वेक्स आ रहा है, यहाँ पर कॉनकेव आ रहा है। क्लियर? अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 में देखना बच्चे, फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके लिए क्या करना? द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, फाइंड द ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा। कोई इंटरवल दे रखा है? नहीं, यानी इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच में पूरा ग्राफ बनाना है। तो ये चैप्टर 9 का क्वेश्चन, इसका ग्राफ बनाना है। तो चलो करते हैं इसको। एफ एक्स इज इक्वल टू 3/x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। अब देखो, अरे यार पेन सेलेक्ट भी हो जा। अब एफ डैश एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा? -3/x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर में आ जाएगा 4x³ माइनस 2x आ जाएगा ये। अब इसके बाद से फिर आप एफ डैश एक्स को करोगे 0 से इक्वेट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा के लिए। तो ये तो डिनोमिनेटर सारा उधर जाकर के 0 हो जाएगा, -3 भी चला जाएगा, बचेगा 4x³ माइनस 2x इज इक्वल टू 0। 2x लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक मिनट, 2x² माइनस 1 आएगा। ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक में और हम लोगों ने क्लास में किया भी हुआ है। 2x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 होगा या फिर 2x² इज इक्वल टू 1। तो x² इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। तो x की 3 वैल्यू मिल गई हमें, 0, 1/√2 माइनस में और 1/√2 प्लस में। 1/√2 कुछ भी होगा 1 से तो छोटा ही होगा ना, तो इस इंटरवल में वैल्यू लेट करने में आसानी होगी, लाइक 2 या कुछ भी हम लोग डाल सकते हैं। अब देखो डिनोमिनेटर का तो कोई रोल है नहीं, ये तो पॉजिटिव ही होगा, ये नेगेटिव। अब सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। अगर 1/√2 से बड़ी लाइक 1 डाल देते हैं तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव, लेकिन ये है नेगेटिव जिसकी वजह से इधर आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद से फिर 0 और 1/√2 के बीच में कुछ और डाल दो, लाइक 1/√2 बहुत छोटी वैल्यू होगी 0.01। तो 4x³ 4/1000 माइनस 2/10, तो ये हो गया 0.0004 माइनस 0.2, तो नेगेटिव ही बचेगा। अच्छा, और इधर भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, अब 0 की इधर ले लो, लाइक माइनस में ले लोगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तब तो पॉजिटिव तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इधर इसको भी कंसिडर करना ना, -3 को। फिर -1/√2 से पहले -1 डाल दोगे तो -4 और +2, नेगेटिव तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सो दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा आप इसका ग्राफ बना सकते हो। 0 पे और 1/√2 पे तो वैल्यू निकाली ही नहीं हम लोगों ने। f ऑफ 0 कितना आ जाएगा 3, और f ऑफ 1/√2 कितना आ जाएगा 1/√2 या 1 - 1/√2, बात बराबर ही है। √2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1, 3/4 1 माइनस 2 प्लस 4, 4 माइनस 2 2 प्लस 1 3, 3 3 कैंसिल, 4 आ गई वैल्यू। ठीक है, 4, यानी -1/√2 पे भी 4 तक जाएंगे और 1/√2 पे भी 4 तक ही जाएंगे। दिस इज 4, दिस इज 4, मैक्सिमम मैक्सिमम। और 0 पे कहाँ तक आना है? 0 पे 3 तक आना है। तो ग्राफ विल बी लाइक दिस वे, मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर लाइक दिस।
उसके वजह से तो हमेशा गिर ही रहा है, उसके वजह से हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। तो लोकल मैक्सिमा तो हो गया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा 2 मिले, -1/√2 +1/√2। लोकल मिनिमा 1 मिला, 0। लेकिन ग्लोबल मैक्सिमा कुछ नहीं मिला और ग्लोबल मिनिमा भी नहीं मिला। तो इट हैज नीदर ग्लोबल मैक्सिमा नॉर ग्लोबल मिनिमा, कुछ भी नहीं है इसके पास। ग्लोबल का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रहता, ग्राफ ऐसे ऐसे और ऐसे बढ़ रहा होता है, ऐसे बढ़ रहा होता, तो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी लाइक दिस वे। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, कोई वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा है, इसलिए इट हैज़ नीदर ग्लोबल मैक्सिमा नॉर ग्लोबल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गया, ग्लोबल वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया। इंटरवल भी हो गया, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिख दोगे, यहाँ पर डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, यहाँ पर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया? अब लास्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट, देख लो जरा। 13. The population of a country grows according to the following function of time t. pt दे रखा है, find dp by dt when t is equal to 0, find the proportional rate of growth of population, show that the population has a limiting value and find its value, at what time is the population rising most rapidly। ठीक है, सारे इजी पार्ट है, इसलिए 4 पार्ट पूछ दिया है। pt is equal to a by b plus e to the power minus at। Now see, find dp by dt when dp by dt निकालेंगे, तो a बाई बी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी का होल स्क्वायर, b का हो गया 0, ई टू द पावर माइनस ए टी का ई टू द पावर माइनस ए टी, और t का हो गया माइनस ए। तो ये हो गया a स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए टी बाई बी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी का होल स्क्वायर। ये डी पी बाई डी टी आ गया। अब एट t इज इक्वल टू 0, दिस इज फर्स्ट पार्ट। तो dp by dt will be equal to a square, e to the power 0 is 1 by b square, ये आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट, फाइंड द प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ग्रोथ। तो प्रोपोर्शनल रेट ऑफ ग्रोथ होता है dp by dt बाई p। तो a स्क्वायर नहीं, t 0 पे थोड़ी निकालना है, तो जो डेरिवेटिव है इसको डिवाइड कर देंगे फंक्शन से। डिवाइड करने का मतलब है उल्टा से मल्टीप्लाई करना ना, रिवर्स से। इसे ये कैंसिल होगा, 1 बचेगा, a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया a e टू द पावर माइनस ए टी बाई बी ई टू द पावर माइनस ए टी। ठीक है, ये आ गया। थर्ड पार्ट, शो दैट पॉपुलेशन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू एंड फाइंड इट्स वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू के लिए क्या करना है, लिमिट लगा देना है कि अगर t इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, a बाई बी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी। अब इन्फिनिटी होगा तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, लिमिट आ जाएगी a बाई बी। मतलब पॉपुलेशन बढ़ करके भी a बाई बी तक ही जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? अब e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाता है 1 बाई ई टू द पावर इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई इसकी लिमिटिंग वैल्यू। अगर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आता तो हम कहते हैं इट हैज़ नो लिमिटिंग वैल्यू, ये हमेशा ही बढ़ता जाएगा। लेकिन इसकी लिमिटिंग वैल्यू होने का मतलब है कि कुछ इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन फिर जाकर के कहाँ पे कांस्टेंट हो गया, a बाई बी पे, उससे ऊपर नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? फोर्थ, एट व्हाट टाइम इज द पॉपुलेशन राइजिंग मोस्ट रैपिडली। मोस्ट रैपिडली का मतलब है जहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या हो रहा हो, 0। तो dp बाई dt तो निकाल ही रखे हम लोग, dp बाई dt इज इक्वल टू a स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ए टी बाई बी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी का होल स्क्वायर। अब d2p बाई dt 2 करेंगे, a स्क्वायर को बाहर कर दो,
b प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी का पावर 4, b प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो ई टू द पावर माइनस ए टी और फिर माइनस ए, माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी, इसका आ जाएगा 2 b प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी और फिर ई टू द पावर माइनस ए टी का ई टू द पावर माइनस ए टी माइनस ए। अब d2p बाई dt2 को जहाँ पे ज़ीरो होगा वही निकालना है, तो नीचे का तो ये टर्म तो ज़ीरो उस साइड जा करके क्या हो जाएगा, ये चीज़ ज़ीरो और ये चीज़ ज़ीरो, तो बचेगा क्या, ऊपर से हम लोगों ने कॉमन ले लिया ई टू द पावर माइनस ए टी, इधर बचा माइनस ए बी प्लस, अच्छा दो ही तो टर्म है, देखो इसको भी कॉमन ले लेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, ई टू द पावर माइनस ए टी, ई टू द पावर माइनस ए टी को कॉमन ले लेंगे और माइनस ए को भी कॉमन ले लेंगे, तो माइनस ए ई टू द पावर माइनस ए टी बी प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी को कॉमन ले लिया, तो बचा एक बी ई टू द पावर माइनस ए टी इधर, इधर बचा 2 और एक ई टू द पावर माइनस ए टी बचा हुआ इज इक्वल टू 0, ये तो 0 होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, ये भी 0 नहीं होगा, कांस्टेंट है ए और बी ना, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एट व्हाट टाइम इज द पॉपुलेशन, ये भी 0 नहीं होगा, इसमें से t निकलेगा, देखते हैं, तो b माइनस ई टू द पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए टी, ln लेंगे, ln b इज इक्वल टू माइनस ए टी, तो t इज इक्वल टू ln b बाई माइनस ए। अब आपको टेंशन लेने की जरूरत है कि मैम t तो नेगेटिव में आ रहा है, आपको पता है कि a हो सकता है कि इसके इसके बीच में हो तो नेगेटिव आएगा, ln मतलब b, तो ln b जो है वो नेगेटिव हो सकता है, अगर b हमारा 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो वो अपने आप t पॉजिटिव आ जाएगा, तो हमें टेंशन नहीं लेना कि ये नेगेटिव आ रहा है तो अब इसका क्या होगा, वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 का बी, लास्ट ही है अब ये, द इनिशियल वैल्यू ऑफ अ रेयर डायमंड इज गिवन एज, ये इनिशियल वैल्यू है, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कॉन्टिन्यूसली एंड इज 7%, हाउ लॉन्ग शुड द पेंटिंग बी हेल्ड, अब पेंटिंग को कब तक रखना चाहिए, ऐसा नहीं कि पेंटिंग को रखे रहे जिंदगी भर, बेचे ही ना, बेचना तो पड़ेगा कभी ना कभी, तो पेंटिंग को कब बेचना चाहिए, तो पेंटिंग को तब बेचना चाहिए जब उसकी प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम होगी, ऐसा क्वेश्चन कई बार आ चुका है आपके पेपर में, हम लोग कर चुके हैं चैप्टर 7 में प्रेजेंट वैल्यू में, तो इसमें है एफ टी इज इक्वल टू 25,001.75 रूट टी, अब देखो यहाँ पर तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है ए ई टू द पावर माइनस आर टी, तो ये है पूरा ए, दिस होल इज ए, तो P इज इक्वल टू 25,001.75 टू द पावर 4 रूट टी ई टू द पावर माइनस आर हमें दे रखा है 0.07 टी। अब प्रेजेंट वैल्यू शुड बी मैक्सिमम, जब प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमम होगा तब इसको सेल करना चाहिए, दैट इज P डैश टी मस्ट बी इक्वल टू 0, तो अब टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 दो दो जगह टी है ध्यान से, तो प्रोडक्ट लगेगा 1.75 टू द पावर 4 रूट टी, तो ई का करेंगे ई टू द पावर माइनस 0.07 टी, तो माइनस 0.07 प्लस ई टू द पावर माइनस 0.07 टी, और इसका करेंगे ए टू द पावर एक्स का, तो 1.75 टू द पावर 4 रूट टी ए टू द पावर एक्स का इस तरीके से हो गया, फिर लॉग ए आ जाता है, लॉग 1.75 और फिर इसका होगा 4 रूट टी का, तो 4/2 रूट टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो क्या क्या कॉमन निकलने वाला है, ये तो दोनों में है कॉमन निकल आएगा, ई का भी पावर दोनों में है कॉमन निकल आएगा, निकाल लो कॉमन, सबको 0 भी कर दो,
तो बचेगा -0.07 प्लस 0.4/2√t log 1.75 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 0.07 इज इक्वल टू 2 से गया 2.2 का मतलब है 10/5 log 1.75/5√t। तो √t इज इक्वल टू log 1.75/5 इंटू 0.07। तो t इज इक्वल टू आ गया log 1.75/0.35 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टाइम का वैल्यू, जिस पे प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इस पे हमें सेल करना चाहिए। तो ये था बच्चे MME 1 यानी इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर। ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है आपके एग्जाम के लिए, आप इसको फॉलो जरूर करें और आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आ रहा है। मतलब आप किसी चैप्टर को छोड़ नहीं सकते और ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि इस सेक्शन में इतने चैप्टर का आ रहा है। हर सेक्शन में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन डाल दे रहा है, इसलिए भी बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। दूसरे कोर्सेज में क्या आता है कि सेक्शन ए में फर्स्ट 5 चैप्टर से आएगा, सेक्शन बी में इतने चैप्टर से आएगा। यहाँ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी क्वेश्चन कहीं भी हो सकता है। और ए बी का जो कॉम्बिनेशन है वो बड़ा डेडली बनाते हैं। डेडली मतलब ए कहीं से देगा तो बी इस तरीके का कि बच्चा जो है ए अगर इजी है तो बी टफ देगा, इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा पेपर, आप इसको फॉलो करके इसको देख करके जरूर जाए, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी आएगा, अपना लेवल भी पता लगेगा। और इसके साथ ही फिर आपको स्टैट्स का भी पेपर मिलेगा, आप स्टैट्स का भी देख लेना। मैथ्स और स्टैट्स मैंने दोनों का बना दिया है। और फिर इसी पेपर के आधार पे सेमेस्टर 2 में आपको MME 2 मिलेगा। MME को 3 पेपर में डिवाइड कर दिया है, MME 1, MME 2 और MME 3। तो MME 2 में भी यही सारी बातें होंगी, लेकिन मेनी वेरिएबल्स के टर्म्स में मल्टीवेरिएट कैलकुलस बन जाएगा वो। तो MME 2 जो है वो MME 1 से काफ़ी कुछ रिलेटेड है। रिलेटेड नहीं रहता तो एक ही बुक क्यों फॉलो होता है, वही तो सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फिर बच्चे हम लोग मिलेंगे सेमेस्टर 2 में MME 2 और स्टैट्स 2, मतलब मैथ्स का सेकंड पेपर और स्टैट्स का सेकंड पेपर, इन दोनों के साथ। तो अभी तक के लिए इतना ही बच्चे, और मैंने तो अपनी तरफ से पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है, आप देख लो। एंड बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा मेरा वीडियोस, उनको तो काफ़ी अच्छा लगा होगा कि अरे मैम क्वेश्चन ठीक ठीक आ रहा है। आप जब करते हो तो लगता है कि मैम पेपर कितना ईजी है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो होता नहीं है। तो वो आप देख लो कि किस तरीके से कैसे क्वेश्चन करना है, ठीक है। और जितना भी मैंने पास्ट ईयर का पेपर कराया वो सारा जरूर कर लेना, उसको मेनी टाइम्स करो। असाइनमेंट से ज़्यादा जरूरी है पास्ट ईयर का पेपर, ठीक है। तो अब और क्या कहें, बस बेस्ट ऑफ लक ही बोल सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, जो आ रहा है वही लिखना है। अब ए बी नहीं आ रहा तो ए को काट दिए, ऐसे नहीं करना है, रहने देना है। वो लास्ट में कटिंग करना है कि किस सेक्शन में से मैंने अटेम्प्ट किया है तब काटो। कई बार ऐसा होता है आपने ए को काट दिया, मौका ही नहीं मिला, वो भी ए करने में आपको टाइम लग रहा है, हौच पौच पेपर हो रहा है। वो नहीं, बिल्कुल क्लियर, जो आता है वो लिखोगे, जो नहीं आता है उसमें बस ट्राई करोगे, अटेम्प्ट करोगे, उसके लिए भी जगह छोड़ दोगे, कहीं बाद में दिमाग में क्लिक किया तो लिख दोगे। ठीक है बच्चे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। मिलते हैं फिर सेकेंड सेम में। टिल देन बाय 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 बाय।